अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन किसी से हाथ मिलाते थे तो वो उस इंसान को ऐसा महसूस कराते थे मानो इस पूरे कमरे में बस वही एक इंसान सबसे ज्यादा अहम हो। वो पल खास था। वाशिंगटन डीसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, भीड़ में दर्जनों पत्रकार, कैमरों की चमक और राजनीति की गूंज। लेकिन बिल क्लिंटन का ध्यान सिर्फ उस एक रिपोर्टर पर था जिससे वो बात कर रहे थे। उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ उस संवाद में लीन था। यह सिर्फ एक नेता की चालाकी नहीं थी, यह एक ऐसी कला थी जो उन्हें लोगों का दिल जीतने में मदद करती थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कला सिर्फ महान नेताओं और सेलिब्रिटीज के पास होती है? क्या आम इंसान भी दूसरों को बिना बोले समझ सकता है? क्या आप भी किसी की आंखों के इशारों से उसके दिल की बात जान सकते हैं? यही रहस्य खोलती है हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक, एक किताब जो आपको सिखाती है इंसानी बर्ताव, चेहरे के भाव और छुपे इरादों को पढ़ना। वैसे अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि लोग बहुत कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ जता जाते हैं, तो इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो लोगों को समझने की कोशिश में अक्सर खुद को खो देता है। और हाँ, हमारे चैनल द बुक बीकन को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जहां ऐसी कहानियां रोज जन्म लेती। चैप्टर 1, इंसान पढ़ना एक कला है जो हमारी सोच से परे नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने गए थे तो उन्होंने सिर्फ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलकर ही पूरा सभागार जीत लिया था। हजारों की भीड़ थी, अलग अलग देशों से आए विद्वान, बड़े बड़े सूट बूट वाले अमेरिका के बुद्धिजीवी, और उन सब के बीच एक साधारण केसरिया वस्त्रधारी युवा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह युवक अपनी बात सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी, बॉडी लैंग्वेज और नेचुरल कनेक्शन से मनवाएगा। जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा, उनकी आंखों की चमक, आवाज की लय और शरीर की स्थिरता ने वहां बैठे हर इंसान के दिल में घर बना लिया। क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उनकी आत्मा की भाषा थी। पर्सनालिटी क्या है? हर इंसान का एक चेहरा होता है जो हम देखते हैं, लेकिन असली चेहरा वो होता है जो वह सोचता है, महसूस करता है और छुपाता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसानी व्यवहार को समझने के लिए 5 बुनियादी सवाल होते हैं। 1, इंसान किन गुणों से बना है? 2, वह कैसे सोचता है? 3, उसकी सोच दूसरे से कैसे अलग होती है? 4, कैसे दो लोग एक जैसे हो सकते हैं? 5, और क्या कुछ गुण जन्म से ही आते हैं? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, सिर्फ शांति और शोर नहीं, ये है सोच की खिड़कियां। आपने सुना होगा कि जो कम बोलते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं और जो हर जगह चमकते हैं वो एक्सट्रोवर्ट, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। एक बार की बात है, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना एक इंटरव्यू में बोले, मैं जब भी पार्टी में जाता हूँ तो खुद को थका हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं अकेले किताब पढ़ता हूँ या गाना गाता हूँ मैं जिंदा हो जाता हूँ। वो एक्सट्रोवर्ट लगते हैं, लेकिन असल में वो एम्बिवर्ट हैं, यानी बीच का रास्ता। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट सिर्फ व्यवहार नहीं, ये ब्रेन सर्किट का खेल है। एक्सट्रोवर्ट को डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन तेजी से मिलता है, उन्हें भीड़, एक्साइटमेंट और आउटडोर में मजा आता है। इंट्रोवर्ट का डोपामाइन सर्किट धीमा होता है, वो प्लानिंग, मेमोरी और डीप थिंकिंग से रिचार्ज होते हैं, इसलिए वो शांत जगहों और कम लोगों के बीच ज्यादा सहज महसूस करते हैं। मान लीजिए आपको किसी इंट्रोवर्ट दोस्त का बर्थडे प्लान करना है। अगर आप उसे डीजे वाले क्लब में ले गए तो वो बोलेगा, भाई खाना खाकर घर चले क्या? लेकिन अगर उसे किसी हिल स्टेशन के कॉटेज में ले जाएं, किताब, कॉफी और पहाड़, तो वही दोस्त बोलेगा, इससे बढ़िया बर्थडे कभी नहीं मना मेरा। असल पर्सनालिटी एक स्पेक्ट्रम है। कोई भी इंसान शुद्ध इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। जैसे सचिन तेंदुलकर मैदान में शांत रहते थे, लेकिन कैमरे के पीछे वो बच्चों जैसे चुलबुले थे। तो ये चैप्टर हमें यही बताता है, अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो पहले उनकी आंखों के पीछे की दुनिया को देखना सीखिए। चैप्टर 2, हर इशारे की कहानी नहीं होती, पर हर कहानी का इशारा जरूर होता है।
कहा जाता है जब अब्राहम लिंकन किसी से मिलते थे तो उनके चेहरे की गंभीरता और आंखों की गहराई बता देती थी कि वे इंसान को नहीं, उसकी आत्मा को पढ़ते थे। साल था 1861। अमेरिका गृह युद्ध की आग में जल रहा था। व्हाइट हाउस के गलियारे तनाव से भरे हुए थे, लेकिन लिंकन एक शांत चेहरे के साथ हर अफसर, हर सैनिक से मिलते, कभी कंधे पर हाथ रखते, कभी बस नजरें मिला लेते। उनकी चुप्पी भी संवाद थी। उनका चेहरा उनके शब्दों से कहीं ज्यादा कहता था। पर क्या चेहरा पढ़ा जा सकता है? क्या हर मुस्कान सच्ची होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम हमेशा सही पढ़ते हैं? बॉडी लैंग्वेज वरदान या धोखा? इंसानों की भाषा सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनके हाव भाव, आंखें, आवाज की लय, हाथों की हरकतें भी होती हैं। लेकिन इस भाषा को पढ़ना उतना आसान नहीं जितना लगता है। कहीं कल्चर का टकराव आ जाता है। जैसे एक जापानी क्लाइंट से हाथ मिलाते वक्त एक भारतीय सेल्समैन ने जोर से गले लगा लिया उसे। नतीजा, डील टूट गई। क्यों? क्योंकि जापानी संस्कृति में निजी स्पेस और झुकना इज्जत का प्रतीक है, ना कि बाहों में भर लेना। बॉडी लैंग्वेज को समझना तब तक अधूरा है जब तक हम संस्कृति और परिप्रेक्ष्य को न समझे। हर मुस्कान का मतलब खुशी नहीं होता। कभी कभी इंसान मुस्कुरा भी रहा होता है और टूट भी रहा होता है। जैसे टीवी एंकर जो कैमरे पर चमकते हैं लेकिन अंदर से घुट रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक संकेत देती है पर अंतिम सत्य नहीं। फेसिज्म और फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का जादू। कहा जाता है कि सुंदर चेहरों पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के चेहरे फेमिनाइन या अट्रैक्टिव माने जाते हैं, उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और ईमानदार समझा जाता है, चाहे वो हो या नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग सिर्फ चेहरे के प्रभाव से चुनाव जीत जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं या रिश्ते बना लेते हैं। ग्रुप्स का फिजियोलॉजिकल दबाव, भीड़ में गुम पहचान। क्या आपने कभी ग्रुप में ऐसा किया है जो अकेले में आप कभी नहीं करते? साल 1970 एक मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 75% लोग जानबूझकर गलत जवाब देने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रुप ने ऐसा किया। भीड़ सोच को नहीं, इंसान को बदल देती है। बॉडी लैंग्वेज भी भीड़ में बदल जाती है। इंट्रोवर्ट भी पार्टी में फेक एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, सिर्फ फिट इन होने के लिए। मूड का असर, जब हम अपनी ही नजर से धोखा खा जाते हैं। अगर आपका मूड खराब है तो सामने वाला इंसान भी आपको नकारात्मक लग सकता है, इवन अगर वो न्यूट्रल भी हो। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ देखने की कला नहीं है, महसूस करने की ईमानदारी भी है। इसलिए कभी भी थके हुए, नाराज या टूटे हुए मन से किसी को जज न करें। लेकिन फिर भी ये कला अमूल्य है। जैसे एक करेक्शन बनाना आसान होता है। एक बार नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में एक रैली के दौरान जनता को देखा और सिर्फ एक चुप मुस्कान दे दी। तब भाषण शुरू भी नहीं हुआ था पर कनेक्शन बन चुका था। 2. बिजनेस और रिश्तों में जीत। एक सेल्स पर्सन क्लाइंट के छोटे से सिर हिलाने से जान लेता है कि क्या उसे पसंद आया कि नहीं। एक माँ बच्चे की आंखों से समझ जाती है कि वो डर रहा है। 3. झगड़े टालना आसान होता है। जब आप चेहरे की हल्की लाली, भौहों का खिंचना या होंठ दबाना पढ़ लेते हैं तो आप समय रहते स्थिति संभाल सकते हैं। 4. दूसरों पर अच्छा असर डालना। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को पढ़ने की नहीं, खुद को सुधारने की भी कला है। सीधा खड़े होना, आंखों में देखकर बोलना और अपने हाथों का सही इस्तेमाल आपको लीडर बना सकता है। 5. बेहतर कम्युनिकेटर बनना। जब आप सुनते भी हैं और शरीर की भाषा भी समझते हैं तब आप वाकई में एक शानदार कम्युनिकेटर बनते हैं। बॉडी लैंग्वेज कोई जादू नहीं है, ये एक सब्टल कला है। कभी धोखा देती है, कभी सच को सामने लाती है, लेकिन अगर ध्यान से सीखी जाए तो ये दूसरों को नहीं, खुद को समझने का रास्ता बन जाती है। चैप्टर 3, जब चुप्पी शोर से ज्यादा कहती है, यानी इंट्रोवर्ट्स की दुनिया। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जब अपने गार्डन में अकेले टहलते थे तब उनकी कविताएं जन्म लेती थीं। चुप्पी में, हर पत्ते की ससराहट में और अपने ही मन की गहराई में। कोलकाता के शांत निकेतन में जब बाकी दुनिया भाग दौड़ में डूबी होती थी, टैगोर अकेले पेड़ों के बीच टहलते थे। लोग सोचते थे क्या सोचते होंगे ये, लेकिन असल में वे महसूस कर रहे होते थे। इंट्रोवर्ट्स पहचाने, समझे और जुड़े।
इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं, ये एक ताकत है, बस उसकी भाषा अलग है। इंट्रोवर्ट्स की पहचान छोटी छोटी बातों से की जा सकती है, जैसे वो पार्टी में जल्दी निकलते हैं, किसी कोने में बैठकर किताब पढ़ते दिखते हैं, भीड़ में खोने की जगह अकेले मुस्कुराते हैं, ज्यादा बोलने से पहले सुनते हैं, वो भी गहराई से। एक बार की बात है, एक आईटी कंपनी के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में सब बड़े बड़े बोल रहे थे, लेकिन कोने में बैठा एक लड़का सिर्फ सुन रहा था। जब आखिर में उससे पूछा गया, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड, उसने 2 मिनट बोले और क्लाइंट ने वही आइडिया चुना, क्योंकि इंट्रोवर्ट ज्यादा बोलते नहीं और जब बोलते हैं कीमती बोलते हैं। इंट्रोवर्ट के साथ संवाद सीखे जुड़ना, उन्हें वक्त दे बोलने से पहले सोचने का। इंट्रोवर्ट्स के साथ संवाद सीखे जुड़ना। 1, उन्हें वक्त दे बोलने से पहले सोचने का। 2, इंटरप्ट ना करे, यह उनके लिए असभ्यता है। 3, आई कांटेक्ट हो पर जबरदस्ती नहीं। 4, पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। 5, छोटी बातें छोड़िए, डीप कन्वर्सेशन कीजिए इंट्रोवर्ट से और वो आपके हो जाएंगे। एक शिक्षक ने अपने क्लास के सबसे शांत छात्र को पोएट्री कंपटीशन में जबरदस्ती घसीटा। लड़का बोला, मैं बोल नहीं सकता। शिक्षक बोले, तो लिख दो। लड़के ने एक कविता दी। उस कविता ने कॉलेज मैगजीन का कवर पेज अपने नाम किया। इंट्रोवर्ट्स के पास आवाज नहीं होती, उनके पास एहसास होता है। उनकी मोटिवेशंस, वो क्या चाहते हैं। मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, नॉट स्मॉल टॉक। अलोन टाइम, रिचार्ज करने के लिए। क्लैरिटी, वे बातें उन्हें पसंद नहीं है, हमेशा असहज करती हैं। रिस्पेक्ट फॉर देयर स्पेस एंड डेप्थ। इंट्रोवर्ट्स भीड़ में भी अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो भीड़ से नहीं, अपने भीतर से जीते हैं। उनकी सोच एक आइसबर्ग की तरह होती है, ऊपर सिर्फ 10% दिखता है, असली दुनिया तो नीचे छुपी होती है। इंट्रोवर्ट्स को समझना है तो शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से समझिए। वो आपको अपनी दुनिया में तभी आने देंगे जब उन्हें लगे कि आप उनके मौन की इज्जत करते हैं। चैप्टर 4, एक्सट्रोवर्ट्स, जिनकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। जब शाहरुख खान किसी रूम में दाखिल होते हैं तो लोग सिर्फ उनकी बातें नहीं, उनका पूरा होना महसूस करते हैं। एक बार दुबई में एक इंटरनेशनल ब्रांड इवेंट में जब शाहरुख खान स्टेज पर आए तो भीड़ पागल हो गई। उन्होंने कुछ भी ज्यादा नहीं कहा, सिर्फ लोगों को देखकर मुस्कुराए, हाथ हिलाया और बोले, इट इज नॉट अबाउट द ब्रांड, इट इज अबाउट द पीपल हु मेक इट शाइन। और पूरे हाल में तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट सिर्फ बोलते नहीं, वो जुनून के साथ जीते हैं। उनका एनर्जी लेवल ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो बातों से कनेक्शन बनाते हैं, जो भीड़ से ताकत लेते हैं और अकेले में थक जाते हैं, जिनके लिए हर मुलाकात एक मौका है, जो दूसरों से अपनी एनर्जी लेते हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। एक लड़की MBA कॉलेज में हर कंपटीशन, हर इवेंट में सबसे आगे थी। लोग सोचते थे पढ़ाई कब करती, लेकिन उसे लोगों से मिलना, बोलना, टीम बनाना ही उसे ईंधन देता था, यानी फ्यूल देता था। फाइनल ईयर में उसने कैंपस प्लेसमेंट में सबसे बड़ा पैकेज हासिल किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोलती नहीं थी, बोलती थी तो असर डालती थी। एक्सट्रोवर्ट से जुड़ना है तो कैसे जुड़े? उनसे बातें शुरू करें और वो पीछे नहीं हटेंगे। आई कांटेक्ट और गेस्चर से आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। उनको बोलने दें, क्योंकि वो आउट लाउड थिंकर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स दें, स्टोरीज सुनाएं, ये उनकी भाषा है। उन्हें डिसीजन लेने से पहले ब्रेनस्टॉर्म करने का समय दें। एक्सट्रोवर्ट्स जल्दी सोचते हैं, लेकिन सही जवाब पर पहुंचने से पहले सब सोच जरूर लेते हैं। मतलब वो जो पहले बोलते हैं वो फाइनल डिसीजन नहीं होता। उनकी मोटिवेशंस क्या होती? अप्रिसिएशन एंड रिस्पॉन्स, टीम वर्क और इंटरेक्शन, मूवमेंट और एक्शन, फन, नॉवेल्टी, एक्साइटमेंट, ये सब उनकी मोटिवेशंस हैं। एक एक्सट्रोवर्ट लड़की जो कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा बोलती थी और बबली थी, एक दिन पूरी क्लास में चुप थी। उसका दोस्त बोला, तू ठीक है? उसने कहा, मुझे किसी ने टोक दिया कि मैं बहुत बोलती।
उस दिन क्लास को समझ आया, एक्सट्रोवर्ट्स की एनर्जी उनकी पहचान है, उसे दबाओ नहीं, उसे चैनलाइज करो। एक्सट्रोवर्ट सूरज की तरह होते हैं, वो चमकते हैं और आसपास के लोगों को रोशनी दे देते हैं। उन्हें समझना है तो बस मुस्कुरा कर एक बात कह दो। चलो बात करते हैं। चैप्टर 5, बातचीत सिर्फ शब्दों की नहीं, रवैये की भी होती है। कम्युनिकेशन स्टाइल्स की असली पहचान। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई करते वक्त कभी आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन उनके हर शब्द की गूंज ब्रिटेन तक सुनाई दी। साल 1930 नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने एक शब्द कहा था, यह अन्याय है। न गुस्सा न शोक, सिर्फ सच और स्पष्टता। और लाखों लोग चल पड़े बिना तलवार, सिर्फ विचारों की ताकत से। यही होता है असली असर्टिव कम्युनिकेशन, बिना चिल्लाए सामने वाले को सोचने पर मजबूर करना। 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स कौन से होते हैं? कौन कैसे बोलता है? 1, पैसिव, जो भी आप कहें वही वाला स्वभाव। ऐसे लोग बात तो करते हैं लेकिन अपनी बात रखते नहीं, टकराव से डरते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता जैसे वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला चाहे तो उन्हें दबा सकता है। जैसे एक ऑफिस असिस्टेंट हर बार ओवरटाइम करता था लेकिन कभी मुंह नहीं खोलता। जब बॉस ने पूछा क्यों कुछ नहीं कहते, वो बोला कहीं नौकरी न चली जाए। पैसिव लोग अक्सर खुद की कीमत खुद ही कम कर देते हैं। नंबर 2, अग्रेसिव, मेरी बात ही सही, ऐसा एटीट्यूड। ये लोग तेज बोलते हैं, दबाव बनाते हैं, दूसरों की राय को काट देते हैं, गुस्से में आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। जैसे एक बॉस जो मीटिंग में किसी को बोलने ही नहीं देता और फिर कहता है, Why I am the only one with ideas। अग्रेसिव कम्युनिकेशन टेम्परेरी रिजल्ट देता है पर लॉन्ग टर्म में रिश्तों को तोड़ देता है। 3, पैसिव अग्रेसिव, मुस्कान में छुपा ताना, सामने कुछ पीछे कुछ। ये लोग इनडायरेक्ट शब्दों से चोट पहुंचाते हैं, सरकाज़, चुप्पी और डिले से फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। एक कलीग आपको बोले, ऑफ कोर्स यू गॉट द प्रोजेक्ट, यू ऑलवेज गेट लकी। बोलने में स्वीटनेस पर अंदर तंज और जलन होती है। यह स्टाइल सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन और छल दोनों होते हैं। नंबर 4, असर्टिव, साफ, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक। अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं, दूसरों की सुनते भी हैं, न दबते हैं न दबाते हैं। जैसे कोई टीम लीड कहे, मुझे आपकी राय की कद्र है लेकिन मेरी योजना ये है और मैं चाहता हूं कि हम इस पर एक साथ काम करें, अमल करें। असर्टिवनेस यानी सॉफ्ट पावर, जो सुनने वाले को ना अपमानित करे ना कमजोर। कैसे पहचानोगे कि कौन किस स्टाइल में बोलता है? पैसिव के लिए आंखें नीची कर लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ी हुई होती है। अग्रेसिव वालों के लिए आवाज तेज होती है, चेहरा तना हुआ। पैसिव अग्रेसिव आधी बातें, टेढ़े जवाब, उल्टे सीधे आधे पौने जवाब देते हैं। असर्टिव सीधा आई कांटेक्ट रहता है, खुले हाथों की मूवमेंट होती है और सीधा सच बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी बात का असर आपके बोलने के तरीके पर ही टिका होता है। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हारा तोहफा नहीं स्वीकार करता तो वो किसका रहेगा? यही होता है सच को समझदारी से बोलने का अंदाज आपकी पहचान बनाता है। अग्रेसिव बनकर आप डर पैदा कर सकते हैं, पैसिव बनकर आप खुद को खो सकते हैं, पैसिव अग्रेसिव बनकर आप दूसरों को कंफ्यूज कर सकते हैं, पर असर्टिव बनकर आप खुद को और दूसरों को जोड़ सकते हैं। चैप्टर 6, जब सच चुप होता है और झूठ बोलने लगता है। कैसे पहचाने झूठ? कहा जाता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मैं झूठ नहीं बोल रहा कहा था तो उनकी आंखों की हलचल ने सारा सच बता दिया था। वाटरगेट स्कैंडल के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे चालू थे, रोशनी तेज थी और सैकड़ों रिपोर्टर्स की निगाहें सिर्फ उनके चेहरे पर टिकी थी। उन्होंने कहा, आई एम नॉट अ क्रूक, पर उनकी टाई को बार बार ठीक करना, माथे पर आया पसीना और हाथों की बेचैनी ने दुनिया को वो बताया जो उनके शब्द छुपा रहे थे। झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी
बॉडी उसे पकड़ लेती है। हमारे शरीर की एक डिफॉल्ट भाषा होती है और जब दिमाग झूठ रचता है शरीर को सीन करने में वक्त लगता है। यहीं से शुरू होता है लाई डिटेक्शन। स्टेप 1, समझिए बेसलाइन को। पहले किसी इंसान के सामान्य व्यवहार को समझिए, उनकी टोन, हाव भाव, बैठने का तरीका। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब वे झूठ बोलते हैं इन्हीं आदतों में सब्टल बदलाव आता है। एक लड़की हमेशा बात करते हुए आंखों में देखती थी। एक दिन जब उससे पूछा गया क्या तुमने वो फाइल डिलीट कर दी, वो बोली नहीं, पर इस बार उसकी निगाहें झुक गई थी, यानी वो झूठ बोल रही थी। स्टेप 2, बॉडी के इशारे। सबसे पहले हाथ धोखा देते हैं। 1, बार बार हाथों को मलना या चेहरे को छूना, ये नर्वस सिस्टम ट्रिगर करता है, फेस टच रिफ्लेक्स होता है। 2, नाक खुजलाना या गर्दन छूना, इससे लाइट स्वेटिंग और झूठ की एंजाइटी से ये मूवमेंट होते हैं। 3, हाथ छुपाना या जेब में डालना, ये छिपाने की मानसिकता होती है जो गिल्ट को दर्शाती है। टिप 3, चेहरा क्या कहता है। 1, नकली मुस्कान। असली मुस्कान में आंखों के कोने सिकुड़ते हैं, नकली में सिर्फ होंठ खिंचते हैं, आंखें ठंडी रहती हैं या फिर कहें ठहरी रहती हैं। 2, रंग बदलना, चेहरा लाल पड़ना, पसीना आना गिल्ट या डर का संकेत होता है। 4, माइक्रो एक्सप्रेशंस, आधे सेकंड से भी कम समय की वो झलक जो असली भावनाओं की चूक होती है। डर का एक्सप्रेशन, जब इंसान बोलता है ठीक हूं। स्टेप 4, आवाज का सच, टोन अचानक ऊंची या नीचे हो जाना। पेस, झूठ बोलते समय व्यक्ति या तो तेज बोलता है जल्दी निपटाने के लिए या बहुत धीरा रचना के लिए समय लेता है, पॉज लेता है, जैसे बोलेगा एक्चुअली, आई मीन। ये सोचते हुए बोले गए झूठ की निशानी है। ये सोचते हुए बोले गए शब्द झूठ की निशानी है। स्टेप 5, शब्दों के जाल में झूठ। मैं सच कह रहा हूँ, जब भी कोई बार बार ये बोले समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो फिसी है जरूर। प्रोनाउन से बचना, आई डिड नॉट टेक द फाइल की बजाय दैट फाइल वॉज नॉट टेकन कहा जाए तो समझिए जिम्मेदारी से भाग रहा है। एक्स्ट्रा डिटेल्स, झूठा इंसान अक्सर बहुत सारी इररिलेवेंट बातें घुसेड़ देता है ताकि असली मुद्दा छुप जाए। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से पूछा, तू स्कूल गया था? बेटे ने कहा हाँ, और टीचर ने बोला कि मैंने अच्छा किया और फिर रिसेस में हम बास्केटबॉल खेले और मैं सबसे अच्छा भागा। पिता ने सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया, उसने सीधे हाँ नहीं कहा, पहले कहानी घुसेड़ दी। असली जवाब वही छुपा था। झूठ बोलना इंसान की आदत हो सकती है, पर शरीर सच बोल ही रहता है। बस आपको देखना आना चाहिए, सुनना समझना आना चाहिए और महसूस करना धैर्य से आना चाहिए, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते पर हाव भाव जरूर होते हैं। चैप्टर 7, इरादों की तह में जो देखा वो असली इंसान था। एक मोटिवेशंस की कहानी। कहा जाता है कि मदर टेरेसा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनका हर काम खुद एक पुकार था इंसानियत के लिए। कोलकाता की एक गंदी गली में एक बूढ़ी औरत बीमार पड़ी थी। लोग आगे निकलते रहे, कोई देखकर भी अनदेखा करता रहा, लेकिन तभी एक नन्ही काया आई, उसे उठाया, साफ किया, खाना दिया और सिर्फ इतना कहा, ये सिर्फ सेवा नहीं, ये मेरा फर्ज है। वो थी मदर टेरेसा। कोई पैसा नहीं, शोहरत नहीं, सिर्फ एक अंदर से उठती भावना, एक मोटिवेशन जिसने दुनिया बदल दी। मोटिवेशन होता है हर इंसानी व्यवहार का छुपा हुआ इंजन। जब कोई हंसता है तो क्या वो सच में खुश होता है? जब कोई गुस्सा करता है तो क्या वो सिर्फ गुस्से में होता है? जब कोई चुप रहता है तो क्या वो कुछ कहना नहीं चाहता या सब कुछ कह रहा होता है? हर भावना के पीछे एक मकसद होता है, और ये मकसद अगर समझ में आ जाए तो इंसान को पढ़ना, समझना और कनेक्ट करना आसान हो जाता है। मैस्लोस हायरार्की, जरूरतों की सीढ़ी। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि हर इंसान की जरूरतें 5 स्तरों में होती हैं। 1, फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे खाना, पानी, नींद एक्सेट्रा। 2, सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा, स्थिरता। 3, लव एंड बिलोंगिंग, रिश्ते, अपनापन। 4, एस्टीम नीड्स, सम्मान, पहचान इत्यादि। 5,
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को समझना और निखारना। एक लड़का हर समय दूसरों से तारीफ चाहता था। लोग उसे अटेंशन सीकर कहते थे, पर किसी ने ये नहीं समझा कि घर में उसकी पहचान कभी बनी ही नहीं। वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा था। एक्सपीरियंस मोटिवेशन के बराबर होता है। हमारा अतीत ही हमारे आज के इरादों को जन्म देता है। एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल में हर चीज में परफेक्ट बनना चाहता था। कोई गलती हो जाए तो रो पड़ता था। बाद में पता चला बचपन में उसके पिता हर छोटी गलती पर ताने देते थे। अब वो लड़का परफेक्शन से खुद को सुरक्षित रखना चाहता था। लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं जितना वो दिखाते हैं। मैं फाइन हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं हुआ। इन शब्दों के पीछे की खामोशी को सुनिए। जैसे किसी शादीशुदा जोड़े में पति रोज ऑफिस से लेट आता है। पत्नी शिकायत नहीं करती, लेकिन रोज दरवाजे पर इंतजार करती है। उसका मोटिवेशन क्या है? गुस्सा नहीं, अटेंशन, वैल्यू, टुगेदरनेस, अपनापन, ये सारा उसका मोटिवेशन है। तो आखिर कैसे समझे कि किसी का मोटिवेशन क्या है? एक, ऑब्जर्व बार बार होने वाला व्यवहार। कोई अगर हमेशा सबकी मदद करता है, शायद उसे बिलोंगिंग की जरूरत है। दो, ट्रिगर्स को पहचाने। कोई चिल्लाता है, जब उसे नजरअंदाज किया जाए, शायद उसके आत्मसम्मान हर्ट हो रही। तीन, पर्सनल हिस्ट्री पूछिए। किसी की पास्ट स्टोरी से आप उनके आज के इमोशन को डिकोड कर सकते हैं। एक कॉलेज की लड़की बहुत ज्यादा फनी थी। हर बात में जोक, हर बात को मजाक बना देना। लोग उसे क्लास की कॉमेडियन मानते थे। लेकिन जब एक प्रोफेसर ने पूछा, तुम हमेशा इतनी मजाकिया क्यों रहती हो, उसने पहली बार मुस्कुराहट छोड़ दी और कहा, अगर मैं चुप हो जाऊं तो मुझे मेरी असलियत याद आने लगती। हर इंसान कुछ चाहता है। कोई अपने बचपन की कड़वाहट से बचना चाहता है, कोई किसी याद से, कोई दुनिया को जीतकर खुद को साबित करना चाहता है। जब आप मोटिवेशन को समझना सीख लेते हैं, तब आप इंसान की सिर्फ शक्ल नहीं, उसकी रूह पढ़ना शुरू कर देते। चैप्टर 8, इंसान की चुप्पी का सबसे बड़ा सच उसका चेहरा, हाथ और चाल बता देती है। कहा जाता है कि ब्रूस ली जब चलते थे तो उनके कदमों की रफ्तार नहीं, उनकी चाल में आत्मविश्वास देखा जाता था। हांगकांग की गलियों में एक दुबला पतला लड़का ऐसे चलता था जैसे वो किसी फिल्म का हीरो नहीं, जिंदगी का हीरो हो। न जोर न गुस्सा, बस हर कदम में साफ संदेश, मैं खुद को जानता हूँ। क्योंकि चाल सिर्फ चलने का तरीका नहीं है, ये है आपके आत्मविश्वास, सोच और मनोदशा का आईना। चेहरा भावों की किताब होता है। एक, आंखें झीलें नहीं, ज्वालामुखी हैं ये। सीधा आई कांटेक्ट माने आत्मविश्वास, ईमानदारी। बहुत ज्यादा आदमी घूर रहा है, या आक्रामकता या चुनौती हो सकती है। नजरें चुरा रहा है तो ये झिझक, शर्म या झूठ का संकेत हो सकता है। झपकना तेज करता है, या तो वो चिंतित है या घबरा रहा है। पलकें भारी हो रही हैं, या तो थकावट है या बोरियत हो रही है। एक इंटरव्यू में लड़के ने परफेक्ट जवाब दिए, लेकिन एक सवाल पर उसके अचानक नजरें चुराई। एचआर ने वहीं पकड़ लिया। इज देयर समथिंग यू आर नॉट टेलिंग? वो लड़का झूठ बोल रहा था, उसकी आंखों ने बता दिया। होठ बातों से पहले सच उगल देते हैं। अगर कोई होठ काट रहा है तो या उसका चिंता, अंदरूनी लड़ाई की संकेत को दर्शाता है। हल्की मुस्कान है, संतोष या समझौता के संकेत को दर्शाता है। बाएं या दाएं मुंह टेढ़ा कर रहा है, संदेह या तिरस्कार का संकेत है। कड़े बंद ओठ नाराजगी या खुद को रोकने का संकेत है। नंबर 3, भौहें, ये मन का संकेत बताती हैं। ऊपर उठी है, आश्चर्य या सवाल का संकेत है। भींच रहा है तो गुस्सा या निराशा का संकेत है। हल्की सिकुड़न हो रही है तो चिंता या सोच का संकेत है। हाथ जो कभी छुपते हैं, कभी चिल्लाते हैं। खुले हाथ ऊपर की ओर हैं तो ये ओपननेस, ऑनेस्टी का संकेत है, यानी ईमानदारी का संकेत है। मुट्ठी बंद कर रहा है तो आक्रोश या नियंत्रण की जरूरत का संकेत है। जेब में हाथ डाल रहा है, आत्मविश्वास की कमी या छुपाव का संकेत है। तेज तेज हाथ चला रहा है तो उत्तेजना या असहजता का संकेत है। कहा जाता है कि ओबामा की स्पीच में उनके हाथ उनके शब्दों से ज्यादा असर करते थे। चाल चलना भी कह देता है सब कुछ। स्ट्रेट बैक, संतुलित चाल है तो आत्मविश्वास का संकेत है। तेज और झटकेदार है तो चिंता या जल्दबाजी का संकेत है। धीमी खिंची हुई चाल है तो दुख या थकावट का संकेत है। गर्दन झुकी हुई है तो शर्म या दबाव का संकेत है। एक जासूस ट्रेनिंग में सबसे पहला पाठ होता है, लोगों को चलते हुए पढ़ो, क्योंकि उनकी चाल उनकी दुनिया की झलक देती है। सांसें
जो बाहर नहीं दिखती पर सब बता देती हैं। तेज और उथली सांसें हो रही हैं तो ये तनाव या डर का संकेत। धीमी और गहरी सांसें हैं तो शांति और नियंत्रण का संकेत है। अनियमित सांसें हो रही हैं तो घबराहट या झूठ का संकेत है। कौन कितनी दूर पर खड़ा है बताता है कि कौन क्या सोच रहा है। 0 से 1.5 फीट है तो इंटीमेट जोन यानी खास रिश्ते का संकेत है। 1.5 से 4 फीट पर्सनल जोन यानी दोस्ती या भरोसे का संकेत है। 4 से 12 फीट यानी सोशल जोन जान पहचान वाले का संकेत है। 12 फीट या इससे दूर तो पब्लिक जोन भीड़ और औपचारिक माहौल का संकेत है। अगर कोई बार बार पर्सनल जोन से पीछे हट रहा है इसका मतलब वो आपसे असहज है। माइक्रो बिहेवियर्स जो 1 सेकंड से भी कम में होते हैं। गर्दन झटकना, पैर हिलाना, अचानक ठंडक महसूस करना, ये सटल साइंस है कि सामने वाला मेंटली अनकंफर्टेबल है। हर इंसान एक किताब है, उसका चेहरा उसका कवर नहीं, उसका पहला चैप्टर होता है। उसके हाव भाव उसके सब टाइटल्स होते हैं और उसकी चाल, हाथ और दूरी उसकी कहानी का प्लॉट होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो लोग चुप रहकर भी चीखते हैं। बिहेवियर प्रेडिक्शन, कौन क्या करने वाला है। चाणक्य जब किसी से मिलते थे तो उनके बोलने से पहले ही तय कर लेते थे यह राजा बनेगा या गुलाम रहेगा। मौर्य काल की राजनीति में एक ब्राह्मण थे जिसके पास तलवार नहीं थी और उसकी सोच दुश्मनों को हरा देती थी। एक बार उसने कहा जिसके चाल, चेहरा और चरित्र में विरोधाभास हो वो विश्वास के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान का व्यवहार उसके भावी फैसलों की झलक दे देता है। वो आज जो सोच रहा है वही कल उसकी दिशा बन जाएगी। बिहेवियर प्रेडिक्शन, विज्ञान और अनुभव का मेल। किसी इंसान का भविष्य क्या होगा ये उसके आज के पैटर्न से जाना जा सकता है। यानी वो कैसे रिएक्ट करता है, किस समय कैसे डिसीजंस लेता है, कौन से सिचुएशन में इमोशनल हो जाता है, क्या उसे बदलाव पसंद है या वो कंफर्ट जोन में जीता है। आदतें जो भविष्य का पता देती। एक, रिपीटिशन, ये पर्सनालिटी का संकेत है। अगर कोई बार बार सिचुएशंस में झूठ बोलता है समझ लीजिए भरोसे के वक्त भी वो यही करेगा। अगर कोई बार बार बहाने बनाता है मुश्किल में आपका साथ छोड़ सकता है। एक दोस्त हर प्लान कैंसिल करता था, सब सोचते थे बिजी होगा, पर एक दिन जब असली जरूरत पड़ी वो फिर गायब था। बिहेवियर हमेशा क्लू देता है, बस हम देखना भूल जाते हैं। 2, इमोशनल ट्रिगर्स, ये रिस्पॉन्स प्रेडिक्शन का संकेत देते हैं। हर इंसान के पास इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। जैसे कोई इंसान अथॉरिटी से डरता है, कोई अबाउंडमेंट से। अगर आप जानते हैं कि कोई इंसान किस इमोशन पर टूटता है तो आप जान सकते हैं कि वो प्रेशर में कैसा बर्ताव करेगा। 3, स्ट्रेस बिहेवियर, ये असली चेहरे के संकेत देता है। नॉर्मल हालात में सब अच्छे लगते हैं पर जब कोई इंसान गुस्से में या परेशान होता है वहीं से पता चलता है कि उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है। एक एम्प्लॉय हर बार डेडलाइन पर इरिटेट हो जाता था। बॉस ने कहा वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा। प्रेडिक्शन, क्राइसिस में वो इंसान टीम को तोड़ सकता है। 4, कंसिस्टेंसी वर्सेस चरिश्मा, कुछ लोग दिखने में चार्म करते हैं पर कंसिस्टेंट नहीं होते हैं और कुछ लोग शांति से धीरे धीरे काम करते हैं, वो भरोसे के लायक होते हैं। काम में कंसिस्टेंसी, भावनाओं में स्थिरता, ये भरोसे का संकेत होता है। लाई डिटेक्शन प्लस पैटर्न, ये दोनों चीजें जुड़ गई तो 90% प्रेडिक्शन पॉसिबल हो जाती है। अगर आपने किसी की बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और डिसीजन पैटर्न्स को ध्यान से देखा तो आप ये जान सकते हैं कि क्या वो दोस्त जिंदगी भर साथ रहेगा, क्या वो एम्प्लॉय मुश्किल वक्त में टिकेगा, क्या वो पार्टनर सिर्फ आज मुस्कुरा रहा है या वाकई भावनात्मक रूप से जुड़ा है। कुछ पावरफुल प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस ये आपके सामने रहे। 1, जब उसे गलती पर टोका गया तो उसने क्या किया, माना या पलटा। 2, जब उसने पहली बार आपकी मदद की वो उसकी मजबूरी थी या इच्छा। 3, क्या वो दूसरों के बारे में वैसा ही सोचता है जैसे अपने बारे में। एक लड़की हर बार किसी से ब्रेकअप होने के बाद इंस्टा पोस्ट करती थी, मैं अब स्ट्रांग हूं, लेकिन स्ट्रांग बनने की बजाय वो फिर उसी पैटर्न में जा गिरती थी। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा उसका बिहेवियर बदलना नहीं चाहता, वो सिर्फ सोच बदलना चाहती है पर आदतें नहीं छोड़ती। बिहेवियर बदलना सबसे कठिन और समझना सबसे आसान होता है जब आप देखना सीख जाते हैं।
इंसान अपने डिसीजन से नहीं, अपनी आदतों से पहचाना जाता है। बिहेवियर प्रेडिक्शन कोई जादू नहीं, यह ध्यान की कला है। जो इंसान कल करेगा उसकी झलक आज के चलन में है। बस आंखें खोलनी है और पैटर्न देखना है। चैप्टर 10, जो लोगों को पढ़ सके जैसे किताब की तरह, खुद बनो वो इंसान। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची जब किसी की आंखें देखते थे तो उसे डिसेक्ट नहीं करते थे, बल्कि समझते थे। इटली की गलियों में बैठा वो कलाकार चेहरे की झलक से इंसान की कहानी बना देता था। कभी मुस्कान के कोनों से भाव पकड़ता था, कभी उंगलियों की हरकत से चिंता को समझ लेता था। वो सिर्फ चित्रकार नहीं था, उन लोगों की आत्मा का पाठक था। अब तक जो सीखा, आप खुद में उतारने का समय आ गया है। आपने सीखा बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, झूठ पकड़ना, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को समझना, मोटिवेशंस की गहराई में उतरना और बिहेवियर से भविष्य का अंदाजा लगाना सीखा। अब बारी है इन सबको एक पावरफुल स्किल में बदलने की। स्टेप 1, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। लोगों को देखो पर फैसला मत सुनाओ। हर हाव भाव, हर आवाज की लहर, हर चलने का तरीका एक कहानी कह रहा है। कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है, हो सकता है एंसियस हो, उत्सुक हो। कोई बार बार घड़ी देख रहा है, शायद तनाव में हो। कोई बहुत जोर से हंस रहा है, शायद अंदर से टूटा हो। सिर्फ देखो, समझो, महसूस करो, बट फैसला मत दो। स्टेप 2, पैटर्न पकड़ो, मूवमेंट नहीं। लोग एक बार झूठ बोल सकते हैं पर आदत नहीं छुपा सकते। जब आप पैटर्न देखना शुरू कर देते हैं तब प्रेडिक्शन की शुरुआत होती है। एक बार धोखा दे सकता है कोई, बार बार नहीं, जब तक आप ध्यान दे रहे हो। स्टेप 3, लिसन मोर देन यू स्पीक। लोगों को पढ़ने वाले बोलते कम हैं, बट सुनते ज्यादा हैं। और वो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, टोन, पॉजेस, हेजिटेशन, साइलेंस तक को सुनते हैं। कभी किसी से पूछो, क्या तुम ठीक हो? और अगर वो बोले हाँ मैं हूं, तो उस मैं हूं में ही वो सब छुपा होता है जो सामने वाला कह नहीं पा रहा। स्टेप 4, कॉन्टेक्स्ट को समझो, सिर्फ चेहरा नहीं। एक मुस्कुराहट खुशी भी हो सकती है, सरकास्म भी। एक शांत इंसान इंट्रोवर्ट हो सकता है और डिप्रेस्ड भी। हर बिहेवियर को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझो, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसे रखो। किसी का बात बात पर इंटरप्ट करना एरोगेंस नहीं, वैलिडेशन की भूख भी हो सकती है। स्टेप 5, रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। खुद को पढ़ो, तभी दूसरों को पढ़ पाओगे। जो इंसान खुद के इमोशन नहीं समझता, वो दूसरों की भावनाएं सिर्फ गेस कर सकता है, लेकिन जो खुद के अंदर उतरता है वो दूसरों के मन की गहराई तक जा सकता है। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने क्या ऑब्जर्व किया, किसके बिहेवियर में बदलाव देखा, मैंने क्या मिस कर दिया, क्या मैंने खुद सच बोला। एक थेरेपिस्ट के पास हर रोज दर्जनों लोग आते थे, पर वो थेरेपिस्ट खुद हर दिन 10 मिनट आईने में देखता था और सोचता था, क्या मैंने आज किसी को पूरा सुना। उसका बिलीफ था, लोगों को समझने की शुरुआत खुद को सुनने से होती है। लोग किताबों की तरह होते हैं, कुछ खुले हुए, कुछ सील पैक, लेकिन जो ध्यान से देखता है वो बिना खोले भी पढ़ लेता है। अब आप वो इंसान बन सकते हैं जो चुप्पी से भाव पढ़ सके, चाल से नियत जान सके और मुस्कान से दर्द पढ़ सके। अब आप सिर्फ इंसान नहीं, आप एक रीडर बन चुके हैं। चैप्टर 11, जब भावना और कल्पना साथ चले, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस का मेल हो जाता है। कहा जाता है कि जब स्टीव जॉब्स एक नया प्रोडक्ट बनाते थे तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, लोगों की भावनाओं को भी डिजाइन करते थे। एक बार एप्पल की मीटिंग में किसी ने कहा, लोगों को नए फीचर्स चाहिए। स्टीव ने जवाब दिया, लोगों को ऐसा फील चाहिए जैसे ये डिवाइस उनके दिल की धड़कन सुन रहा है। वो पल बता गया कि क्रिएटिविटी सिर्फ दिमाग की उपज नहीं, ये दिल और दिमाग का संगम है। इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का जब जोड़ हो जाता है तो आदमी इंपैक्टफुल इंसान बन जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, सही समय पर प्रतिक्रिया देना, एम्पैथी से कनेक्ट करना। क्रिएटिविटी यानी नए सॉल्यूशंस कल्पना करना, कुछ ऐसा देख पाना जो बाकी नहीं देख पाते।
जब ये दोनों साथ आते हैं तब बनता है वो इंसान जो दूसरों के लिए कुछ बदलने की ताकत रखता है। एक शिक्षक हर साल वही किताब वही सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते थक गया। फिर उसने एक दिन अपने एक छात्र की उदासी को महसूस किया। उसने अगला चैप्टर ऐसे पढ़ाया जैसे कहानी सुना रहा हो। स्टूडेंट्स रोने लगे, हंसने लगे और वो अध्यापक समझ गया टीचिंग तब तक पढ़ाना था, अब से महसूस कराना है। क्रिएटिविटी तब आती है जब आप महसूस करते हैं। जब कोई उदास होता है तो एक क्रिएटिव पर्सन उसे चीयर अप नहीं कहता, तो वो पूछता है तुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है इंसान के दर्द को समझकर उसे लाइट में बदलना। इमोशनल पीपल वीक नहीं होते बल्कि क्रिएटिव होते हैं। वो दूसरों की छोटी बातों को पकड़ते हैं, उनकी कल्पना गहराई से निकलती है, वो रिलेटेबल होते हैं और इसलिए उनके आइडियाज में दिल की गर्मी होती है। एम्पैथी से इनोवेशन आता है। गूगल के डिजाइनर्स ने महसूस किया कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों को कलर कोडेड आइकन्स समझ नहीं आते, तो उन्होंने ऐसा इंटरफेस बनाया जो सिर्फ देखने नहीं महसूस करने के हिसाब से बना हो। यह है एम्पैथी ड्रिवन डिजाइन, जो लोगों के लिए सोचने से ज्यादा उनके साथ सोचता है। जब दिल समझे और दिमाग सोचे तभी असली बदलाव आता है। क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस जब साथ हो जाएं, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट या विचार नहीं बनाते, आप यादें और एहसास बनाते हैं। चैप्टर 12 देखने की ताकत, ऑब्जर्वेशन या एक अदृश्य शक्ति होती है। कहा जाता है कि शेर शिकार करने से पहले 1 घंटा देखता है, उसकी चाल, उसकी सांस, उसका इंतजार, सब कुछ सिर्फ देखना होता है। एक जंगल में शिकारी आया, तीर चलाने से पहले उसने अपने शिकार को सिर्फ देखा। उसकी सांसें कैसे चल रही थी, उसके पैर किस दिशा में पड़े थे। फिर उसने तीर छोड़ा और एकदम निशाने पर लगा। क्यों? क्योंकि देखने की कला निशाने से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। ऑब्जर्वेशन यानी वो सुपर पावर जो किसी के पास नहीं होती जब तक वो ध्यान न दे। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, ब्रीदिंग, वर्ड्स, पॉजेस, दूरी, चाल, इत्सुकता इत्यादि हर चीज को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उस इंसान को दूसरों से पहले पढ़ सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस के कई सारे लेवल्स होते हैं। 1 सरफेस लेवल, उस टाइम पे इंसान क्या कह रहा है। 2 बिहेवियर लेवल, इंसान कैसे कह रहा है। 3 इमोशनल लेवल, इंसान क्यों कह रहा है। 4 इंटेंशनल लेवल, इंसान कहना क्या चाहता है। जो इंसान इंटेंट तक देखना सीख जाए वही सच में इंसानों को पढ़ सकता है। एक सीईओ की मीटिंग में सब लोग बोल रहे थे, पर सीईओ सिर्फ एक इंसान को देख रहा था जो चुप था, बस लिख रहा था। मीटिंग के बाद सीईओ उसके पास आया और पूछा, तुम्हारे पास आइडिया है, बोलो। और जो आइडिया निकला उसने पूरी कंपनी की दिशा और दशा बदल दी। क्यों? क्योंकि सीईओ ने बस देखा, बाकियों ने तो बस सुना। ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस कैसे करें? दिन में कम से कम 10 मिनट किसी जगह बैठकर सिर्फ लोगों को देखें। कोई बात कहे तो सिर्फ उसके शब्द नहीं, आंखें और हाथ भी पढ़िए। किसी को पहली बार मिले तो पहले 60 सेकंड सिर्फ उसे ऑब्जर्व करिए। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सबसे पहले देखने लगते हैं, वहां जहां बाकी लोग अभी सोच भी नहीं रहे होते। ऑब्जर्वेशन आपको दूसरों के अंदर झांकने की ताकत देता है और खुद को शांत, मजबूत और विजनरी बनाने की स्किल भी देता है। अगली बार जब कोई मुस्कुराए तो सिर्फ मुस्कान मत देखो, उसकी वजह ढूंढो। अगली बार जब कोई चुप रहे तो चुप्पी मत तोड़ो, उसे महसूस करो, क्योंकि लोग बोलते कम है, महसूस ज्यादा कराते हैं। हर इंसान एक किताब है, कोई खुली हुई, कोई अधूरी और कोई ऐसी जिसे सिर्फ दिल से पढ़ा जा सकता है। और जो इंसान दूसरों को पढ़ना सीख गया वो दुनिया को जीतना नहीं, समझना सीख गया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी, ये सफर और ये नजरिया आपको कुछ नया सिखा गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नई किताब और उसके पीछे छुपी हुई वो असली जिंदगी जो शायद आपने कभी देखी नहीं लेकिन जी जरूर है। लोगों को पढ़ो, क्योंकि जो इंसानों को समझ गया वो पूरी दुनिया को समझ गया। जय हिंद,
जय भारत।